हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। आप सभी लोगों में कॉमन सिलेबस है इंग्लिश का। आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में और जो है 30 मार्क्स के होंगे टोटल। तो हम यहाँ पर आज की सीरीज़ में MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। और किसका करेंगे? तो इंग्लिश में जो भी आपके टॉपिक रखे गए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स है, सेंटेंस करेक्शन है, तो उसी से लिया गया है सब टॉपिक, जिसमें से हम आपको टोटल जैसे एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के बेस्ड पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितने भी आप में कंटेंट थे, मतलब जितने भी आप में सिलेबस में रखे गए हैं टॉपिक, चाहे वो हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की हो, मैंने अपने स्तर से लगभग चीज़ें कवर करा दी हैं। अगर आपने पढ़ा होगा पूरा तो आपने देखा होगा लगभग हर एक चीज़ है और सभी के प्लेलिस्ट में है। आप प्लेलिस्ट में चाहें तो वहाँ पर अभी भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात ये करें कि आप अपने स्तर से तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। आज 24 तारीख है और 29 और 30 को एग्ज़ाम है आपका। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही करिए। अब नई चीज़ ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आपको नए नए प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ। और कल मैंने आपको जो है जनरल अवेयरनेस की कराई थी, आज इंग्लिश का दे रही हूँ। इंग्लिश में यहाँ प्रैक्टिस करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब आप लोगों को जो भी PDF चाहिए, सब कुछ PDF आपके टेलीग्राम पर ऑलरेडी दिया गया है। फिर भी आप लोग पूछते हैं कि अभी इसका टेलीग्राम पर नहीं है। आप एक बार चेक करेंगे, सब मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन। और जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा कि वो रूल आपको पता होना चाहिए या मैंने नहीं बताया होगा, तो मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है, ताकि आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक थे सभी की प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको वहाँ पर बताया गया है, चाहे आपका प्रोवर्ब्स हो, सेंटेंस करेक्शन हो या कुछ भी हो। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। पहला है आपका सेंटेंस करेक्शन से। देखने पर ही आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस को करेक्ट करना है। आपको इसी तरीके से सेंटेंस आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, बताना होगा इसमें से क्या सही है। अगर गलत है तो नो एरर रहेगा। जैसे पढ़ते हैं, आइए पहला देखिएगा। मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। बताइए इस सेंटेंस में कहीं गलती है या नहीं। अगर गलती है तो बताइए गलत कहाँ पर है, A, B, C, D में से। अगर गलती नहीं है तो D ऑप्शन आपको बताना होगा। तो अगर हम इन सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो लिखा गया है हैव का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको ये यहाँ पे लिखा है ना, मेनी के साथ जो है यहाँ पे हैव का प्रयोग ना करके यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, HAS यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है सेंटेंस करेक्शन से है। इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस सेंटेंस में बताइए कहाँ पे गलती है। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 2 है हमारा। जैसे दिया हुआ है, सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल टुडे बिकॉज सी इज़ इल सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। आपको बताना है कहीं गलती है या नहीं, या नो एरर रहेगा। देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिए थे सेंटेंस करेक्शन के, और मैंने कहा था कि अगर आपको ये सब वर्ड कहीं भी दिखाई दें जो कि मैंने बताए थे, पहले उस सेंटेंस में अगर वो शब्द कहीं आ रहा है, जैसे लिटिल आता है, फ्यू आ जाए, या तो मेनी आ जाता है, आइदर, नाइदर, या नो बडी, सम बडी, कुछ ऐसे वर्ड अगर लिखे हैं तो उसी के आसपास पहले करेक्शन खोजने की कोशिश किया करिए। मैक्सिमम टाइम गलतियां वहीं पर हो जाती हैं, ठीक है। अगर वहाँ सही है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो सेंटेंस सही होगा, यानी नो एरर होगा। तो सेंटेंस में आपको सबसे पहले, अगर आपको इसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट जैसे इनको कुछ नहीं पता है, तो इसको जाने दीजिए, आप सीधे आइए इस लेटल पर। लेकिन ये जान लीजिए हर बात सही नहीं होता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम टाइम, मैंने कहा ना, जो ट्रिक होती है हमारी हर जगह फॉलो नहीं होती। लेकिन अगर हम इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़, तो हमको एक कीवर्ड ढूंढना है कि पहले हम उसको ढूंढें और देखें कि कहाँ पे गलती होने के चांसेस समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपने ये रूल पढ़ा होगा, मैंने आपको दिया भी है लिटिल का। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं। लिटिल यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल, ठीक है। अ लिटिल, द लिटिल अगर लिखा हो, जैसे देखिए जब लिटिल लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है हिंदी में, कुछ नहीं, एकदम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी के आगे ए लगा दें, अ लिटिल कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा, मतलब कुछ भी जो है वो थोड़ा सा।
और अगर यहाँ पर हम इसको ए को हटा के अगर यहाँ पे THE लिख दें, द लिटिल कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जितना है सब कुछ। ठीक है, एक तरीके से लिटिल का मतलब एकदम निगेटिव सेंस है, एकदम ना के बराबर, कुछ भी नहीं हो। और अगर ए लिटिल लिखा है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब जो कुछ है वो मतलब पूरा। ठीक है, इसका सेंस हिंदी में यही निकलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ लिटिल का कोई मतलब ही नहीं है। लिटिल अनकम्फर्टेबल का मतलब, कंफर्ट का मतलब समझते हैं ना, कहते हैं ना आप लोग कंफर्टेबल होके काम करिए, मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जिसमें आपको सुविधा हो, अनकम्फर्टेबल सुविधा ना हो, उस तरीके का सेंस इसमें निकल रहा है। तो यहाँ लिटिल का प्रयोग जो है गलत हो जाएगा। लिटिल की जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए था, अ लिटिल का प्रयोग सही हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग इस रूल को। और अगर ये रूल आपको भूल चुका है तो जितने मैंने आपको कराए हैं सेंटेंस करेक्शन के, अभी भी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से उसको फिर से पढ़ लीजिएगा एक बारी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ पा रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पढ़िएगा। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज़। फिर से पढ़ेंगे। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज़ 35 पेयर ऑफ शूज़। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें गलती है या नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करें तो गलती है, कहाँ पर है, तो जैसे देखिए पेयर का मतलब जोड़े से होता है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है पेयर ऑफ की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था पेयर्स, PAIRS, पेयर्स ऑफ हो जाए। पेयर्स ऑफ होगा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्लूरल का यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे 35 है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, देखिए ये जो आपको सेंटेंस बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। आइए पहले इसको पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखेंगे, शी डज़ नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज़ सीनियर देन मी। आपको बताना है इसमें गलती कहाँ है। एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो है जहाँ कहीं पर भी आपको जैसे सेंटेंस दिखाई दे, जैसे मैंने कीवर्ड की बात की, तो जितने कीवर्ड वाले वर्ड हैं जो मैंने बताए हैं उन सबको एक पेज पर लिख लीजिए। और आपको इसी एग्ज़ाम में नहीं, जहाँ कहीं भी इंग्लिश आएगी हर जगह आपको ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो देखेंगे, सी डज़ नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज़ सीनियर देन मी। तो गलती कहाँ पर है, तो गलती आपके ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन यहाँ पर गलती कहाँ है, तो ये जो सीनियर के बाद ये देन का प्रयोग किया गया है ये गलत है। ठीक है, कुछ हमारे वर्ड है सीनियर के साथ हमेशा हमेशा याद रख लीजिए कि टू का प्रयोग होगा, कहीं पर भी सीनियर है तो उसके आगे टू का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके साथ और कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता है। और जब भी सीनियर का प्रयोग करके देते हैं सेंटेंस में तो मैक्सिमम टाइम गलती आपको यहीं पर नज़र आती है। तो इसके एक रूल है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है, तो उसको आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखेंगे, जैसे देखिएगा, पढ़ लीजिए, सीनियर, जूनियर, पेरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर तथा एंटेरियर, ये सभी अगर वर्ड हैं, कहीं पर भी अगर आपको ये सभी वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो इनके बाद कभी भी मोर, लेस या देन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये सभी वर्ड आपने जो पढ़े, जैसे फिर से देखेंगे, सीनियर, जूनियर, फेरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर और एंटेरियर, ये जो वर्ड हमारे आए हैं इसके बाद कभी भी मोर, लेस या देन इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो प्रयोग किया किसका जाएगा, तो टू का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी सेंटेंस आप देखते हैं और अगर आपको ये कोई वर्ड, जैसे जूनियर है तो जूनियर के साथ देन लगा है, लेस या मोर कुछ भी वर्ड लगा है, तो उसके साथ जो है सब गलत हो जाएगा, केवल अगर टू रहेगा तभी सही होगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहीं पे जितने रूल आपको बताएंगे सब गोल्डन रूल है एक तरीके से सेंटेंस करेक्शन के, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी वजह से जो ये सेंटेंस हमारा ऊपर दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा का मतलब है ये गलत है। ठीक है, मतलब देन गलत है, लेकिन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। देखिएगा, अगला सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन है, द बॉय विच मनी वाज लॉस्ट लेफ्ट सॉरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है वही गलत है। मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव
तक की चीज़ें दी थी। मैंने बताया था कि आपको जो सेंटेंस करेक्शन होता है उसके लिए जो भी टोटल हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीपली हर एक रूल नहीं पता है तो ओवरऑल जो ऊपरी व्यू होता है एक तरीके से, कि जैसे मान लो प्रोनाउन पढ़ा आपने, प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स कितने हैं, तो ये सब पता है तो आप तब भी सेंटेंस को करेक्ट कर लेते, और वो करेक्शन यहाँ से उसी से हो सकता है। जैसे देखिए विच का प्रयोग हमेशा हम किसी थिंग्स, मतलब कोई वस्तु है, सामान है, उसके लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द बॉय, किसी लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग हो जाएगा, विच का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। विच का प्रयोग नहीं, हुज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बता रहा है इससे विच का प्रयोग रिलेशन ही, यहाँ पे जो बीच में अगर ये सब वर्ड आ जाते हैं तो ये जो है आपके हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपको कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, जैसे यही सेंटेंस दे देता और सही रहता मान लीजिए कुछ भी, और उसमें पूछा जाता है कि ये विच लिखा है तो वो है क्या, तो आपको बताना होता। अगर यही विच सेंटेंस के सबसे पहले आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका सेंस चेंज हो जाएगा, और अगर बीच में है तो वो रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इतने क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किए हैं ये आपके सेंटेंस करेक्शन के हैं। अब अगला आइए, अब सिनोनिम्स आपको बताने हैं। सिनोनिम्स बताइए कि क्या सही होगा। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग। जैसे बताना है आपको एमिकेबल, एमिकेबल का सिनोनिम्स क्या होगा। ये सब चीज़ें मैंने कराई हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। तो एमिकेबल का क्या हो जाएगा, बताइए। फ्रेंडली होगा, हैप्पी होगा, या परफेक्ट होगा, या जॉयस होगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली, मित्रवत। एमिकेबल मतलब होता है मित्रवत, ठीक है। नेक्स्ट आइए बताइएगा। नेक्स्ट भी आपको बताना है एंटोनिम्स, सॉरी ये सिनोनिम्स, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी इसके नीचे, ये सभी सिनोनिम्स ही आपको बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो खुद ही मेंशन रहेगा। एडॉर्न, एडॉर्न का क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। एडॉर्न का मतलब होता है सजावट से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राइटर, राइटर से कोई मतलब नहीं है। सस्पेक्ट, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ब्यूटीफाई, तो ब्यूटीफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको कराई हूँ, इसमें 15 भी करा रहे हैं हम, कितने आप अपने से कर पाए हैं मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मुझे अच्छा लगता है देख के कि आप लोग सीरियस होकर उसको करते हैं और आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के बहुत अच्छे प्रयास रहते हैं, क्योंकि जीए सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें ज़्यादा नंबर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि 40 में से कुछ लोग के 35, 38, 30, तो एक एवरेज होता है कि जीएस कितनी भी दे दी जाती है, 40 में से 30 मार्क्स करना बड़ी बात हो जाती है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, ठीक है। और जो आप अभी कर रहे हैं ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। अगला देखते हैं। अगला आपको सिनोनिम्स बताना है। सोरसिड, सोरोसिड का क्या हो जाएगा, सॉरी सोरोडिड, सॉर्डिड का क्या होता है। सॉर्डिड का मतलब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो सॉर्डिड का हो जाता है अनप्लीजेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जहाँ पे समझाने वाली बात थी सेंटेंस करेक्शन में, वहाँ मैंने बता दिया। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। एंटोनिम्स को देख लीजिएगा। एंटोनिम्स में आपको बताना है एंसिएंट, एंसिएंट का एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड बताने हैं आपको। तो एंसिएंट, इसको तो आप लोग अच्छे से बता लेंगे क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो प्राचीन होता है, तो एंशिएंट में आप सुनते होंगे कि प्राचीन है, तो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो पहले का होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको तो अच्छे से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो मॉडर्न इसका जो है हो जाएगा। एब्सोलेट मतलब भी आपको बताया गया था, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है जो मतलब अब प्रचलन में ना हो, जो पहले प्रयोग होता था, इसका सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको अपोजिट बताना था। अगला बताइए अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब क्या होता है। अपॉइंट का मतलब नहीं बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है कि क्या हो जाएगा। अपॉइंट जब किसी को करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो मिलने जाना या मिलने से संबंधित आपको लग रहा है ना, नियुक्ति से संबंधित, तो डिसमिस कर देंगे तो वो चीज़ हट जाएगी। तो कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करें सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आइए अगला देखेंगे। अब हम बात करेंगे वन वर्ड्स के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है अ फिगर विथ मेनी एंगल्स ऑफ साइड। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें था
कि अ फिगर विथ 8 साइड करके था, कि मतलब 8 साइड वाले जो फिगर होंगे उसको क्या कहेंगे। और यहाँ पे मेनी साइड, मतलब जिसमें जो है कई साइड हो, मतलब उसको क्या, कई भुजाएं हो, उसको क्या कहेंगे। तो एक शब्द में आपको बताना है कि अ फिगर विथ मेनी एंगल और साइड, मतलब ऐसा फिगर जिसमें कई साइड हो, कई एंगल बन रहे हो, उसको क्या कहेंगे। तो उसको कहते हैं पॉलीगन, मतलब बहुभुज। आप लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो बनाते हैं ना, कोण जो बनाते हैं, एंगल तो बनाते हैं ना, अष्टभुज बनाते हैं, तो जिसमें 8 साइड हो जाता है, 8 और फिर उस तो वही चीज़ है यहाँ पर। यही जब अगर 8 साइड यहाँ लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेगन हो जाएगा। हेक्सा से मतलब हो जाता है आपका 6 साइड से मतलब है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा आप करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पॉलीगन, मतलब बहुभुज इसकी हिंदी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए आगे। बताइए, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, सभी दवाओं, सभी रोगों की एक दवा कौन सी है, मतलब रामबाण दवा बताएंगे आप सभी। तो सही हो जाएगा आपका पेनिसिया। पेनिसिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है ये कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए देखेंगे, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या कहेंगे जिसको जो है उसके ऊपर से सभी ब्लेम और गिल्ट, मतलब सब कुछ हटा दिया गया हो, उसको क्या कहेंगे। तो उसको कहते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना किसी को, उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो, उसको दोष मुक्त जब हो जाएगा तो उसी को कहते हैं एक्सोनरेट। ये सब जो आपको वर्ड इसमें यूज़ होते हैं, ये आपके कभी कभी सिनोनिम्स में भी दे दिया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे। बताइए, वन हु इज़ स्किलफुल। देखिए ये थोड़ा सा ब्लर इमेज है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। बताइएगा, वन हु इज़ स्किलफुल, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि स्किलफुल हो। ठीक है, मतलब वो दक्ष हो, उसमें दक्षता उसको प्राप्त हो, तो उसको कहते हैं डेक्स्चरस। ठीक है, अगर एम्बीडेक्स्चरस हो जाता है तो क्या हो जाता है। एम्बीडेक्स्चरस का मतलब बताएंगे आप, मतलब मैंने बताया था जो कि दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक काम कर ले। ठीक है, वही होता है एम्बीडेक्स्चरस। लेकिन यहाँ सिर्फ डेक्स्चरस है, मतलब दक्ष है, स्किलफुल है। आपके एग्जाम में स्किल क्यों लिया जाता है, इस जो स्किल टेस्ट होते हैं इसीलिए होते हैं कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपको वो चीज़ आती है, दक्षता प्राप्त है आपको, इसीलिए होते हैं। नेक्स्ट आइए देखिएगा, अगला दिया हुआ है, वन हु बिलीव्स इन फेथ, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि भाग्य पर विश्वास करते हो। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जो सिर्फ भाग्य के भरोसे होते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं फैटलिस्ट बोलेंगे, फैटलिस्ट कहते हैं, जो कि फेथ पर सिर्फ बिलीव करे। तो वन हु बिलीव्स इन फेथ। ठीक है, टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी वो भी बता सकते हैं आप, अगर आपका मन करेगा तो। फिलहाल आप अपनी तैयारी पढ़ाई करते रहें। हाई कोर्ट इलाहाबाद के लिए आज से ही आपको कुछ क्लासेस देने स्टार्ट करेंगे हम, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और एक चीज़ और है, जैसे कुछ आपने अभ्यर्थियों को देखा होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करें तो बीच में आके ज़रूर आपको बता जाएंगे कि नहीं अभी तो आएगी नहीं वैकेंसी, अभी तो इतने साल बाद आएगी, या तो आ नहीं रही है। देखिए जिसको जब आना होगा आ जाएगा। अगर हम आप ही के एग्ज़ाम की बात करें, जो अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी आप लोग रोज़ हमसे पूछते थे डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। अब डेट आ गई तो हो सकता है लगता हो कि इतनी जल्दी आ गई, अभी तो मेरा बहुत कुछ बाकी है पढ़ने को। तो इसी तरीके से होता है, तैयारी अपनी बेहतर रखिए, बाकी जो चीज़ होनी है जब अपने समय पर होगी। अगर आपका वो एम है कि मुझे वो चीज़ करना है तो उसको करते रहिए, इंतज़ार मत करिए कि पहले आएगा तब करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने स्तर से खुद ही समझदार हैं क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।